हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम अपने वित्तीय प्रबंध विषय के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लाभांश नीति। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से चलाए गए इस अभियान ज्ञानदूत 2 के अंतर्गत हम ने कई अलग अलग टॉपिक पर चर्चा की। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है लाभांश नीति। लाभांश नीति क्या है? इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, लाभांश और नीति। लाभांश क्या होता है इसके बारे में पहले हम बता देते हैं। लाभांश क्या है? वैसे तो पूर्व में भी कई क्लासों में हमने चर्चा की है कि व्हाट इज अबाउट डिविडेंड, बट एक बार फिर क्योंकि हम लाभांश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लाभांश। तो लाभांश क्या है? यहाँ पर लाभांश से तात्पर्य है समता अंशों को अपने क्षमता अंशों के विनियोजन पर, समता अंशों में विनियोजन पर वर्ष के एंड में, ईयर एंड पर जो लाभांश कंपनी के द्वारा दिया जाता है वो लाभांश कहलाता है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है, ईबीआईटी है, उस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो लाभांश बचता है, जिसको हम प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, उस लाभांश का वितरण कैसे होगा, उस लाभांश में से कितना भाग डिविडेंड के रूप में वर्तमान शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा, कितना कंपनी अपने पास रखेगी, ये जो पॉलिसी होती है वो लाभांश नीति के अंदर बने जाती है। तो यहाँ लिखा है किसी भी संस्था की कुल आय में से सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय को घटाने के पश्चात, यानी किसी भी प्रकार के खर्चे हो, भले वो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, को घटाने के पश्चात तथा विभिन्न कोषों एवं करों आदि की व्यवस्था करने के पश्चात जो राशि अधिशेष रहता है, जिस राशि का अधिशेष रहता है, उसे लाभांश के रूप में समतांशधारियों को उनके विनियोजन पूंजी के अनुपात में दे दिया जाता है। यानी जिन्होंने जितना जितना पैसा कंपनी में लगाया है उस अनुपात के रूप में वो पैसा दे दिया जाता है। कई बार संस्था द्वारा इस अधिशेष की राशि का कुछ भाग अपने पास कोष में रखकर एवं कुछ राशि का लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित कर दिया जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो पैसा कंपनी के पास लास्ट में बचता है सभी का भुगतान करने के पश्चात, वो जो प्रॉफिट का पार्ट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसमें पूरा हिस्सा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। पूरा भाग किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है कि उसमें से कितना भाग डिविडेंड के रूप में वितरित कर दिया जाए और कितना भाग कंपनी अपने पास कंपनी के पुनः विनियोजन के लिए रख लिया जाए। जो राशि संस्था द्वारा अपने पास कोष के रूप में रख ली जाती है, संस्था उस राशि को पुनः विनियोजित कर लेती है और अधिशेष राशि का कितना भाग लाभांश के रूप में दिया जाए एवं कितना भाग कोष के रूप में अपने पास रख लिया जाए, ये संस्था के संचालक द्वारा एवं संस्था के वैधानिक प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। संस्था के समक्ष दो उद्देश्य होते हैं। प्रथम, अंशधारियों की संपदा के मूल्य में वृद्धि करना, यानी हर संस्था का दो उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संस्था अपनी लाभांश नीति का निर्माण करती है। तो संस्था के समक्ष दो उद्देश्य होते हैं। पहला, प्रथम अंशधारियों की संपदा के मूल्य में वृद्धि होना, यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने, अंशधारियों ने अपनी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो जो अमाउंट उन्होंने विनियोजन के रूप में लगाया उसकी संपदा, उनके मूल्य में वृद्धि करना, यानी उनका रेट ऑफ रिटर्न हायर, अच्छा देना, जिससे अंशधारियों तथा उनके विनियोजक संतुष्ट हो सके, जिससे अंशधारी अपने विनियोजन पर क्या हो सकते हैं? संतुष्ट हो सके। तथा दूसरा, संस्था को अपने भावी विकास एवं विस्तार के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। संस्था अपने अधिशेष का अधिकतम भाग अंशधारियों को वितरित कर देती है। तो इससे संस्था द्वारा विस्तार तथा व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाह्य स्तरों जैसे समता अंश, ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन करना पड़ेगा। अतः इस उद्देश्य के लिए उन्हें विशिष्ट लाभांश नीति को अपनाना होगा। अब यहाँ पर अपन लाभांश नीति की बात कर रहे हैं, उसी पे हम आगे चर्चा भी करते रहेंगे। लाभांश नीति का अर्थ क्या है? तो लाभांश नीति एक बहुत ही लोचदार और व्यापक शब्द है। यानी लोचदार क्यों कहा गया है? कि अकॉर्डिंग द पोजीशंस ऑफ द कंपनी वी विल डिसाइड कि हमें कितना पे आउट रेशो देना है और कितना हमें रिटेंशन रेशो रखना है। पे आउट रेशो का मतलब पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है और उसमें से 50 रुपए कंपनी डिविडेंड के रूप में दे देती है, तो वो जो
₹50 है, वो 100 का 50% है, तो पे आउट रेशो 50% हो गया। अब कंपनी ने ₹50 अपने पास रख लिए, तो वो रिटेंशन रेशियो कहलाएगा। संक्षेप में लाभांश नीति का अर्थ संस्था के संचालक मंडल द्वारा लाभांश वितरण हेतु अपने जाने वाली नीति से है, लेकिन व्यापक अर्थ में लाभांश नीति का आशय लाभांश वितरण करने के सिद्धांतों, नियमों तथा कार्य प्रणाली निश्चित करने तथा लाभांश की दर निश्चित करके उसे वितरित करने की योजना बनाने से है। यानी हमें एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें इस प्रकार का लाभांश नीति बनानी जिससे हमारे अंशधारियों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले। लाभांश नीति किसी भी संस्था की वित्तीय प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यानी जो लाभांश नीति है वो किसी भी संस्था की वित्तीय प्रबंधन के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि लाभांश नीति में अर्जुनों का अंशधारियों में भुगतान तथा प्रतिधारित अर्जुनों में विभाजन इस प्रकार करना होता है कि जिससे अंशधारी पूर्ण संतुष्ट हो जाए। प्रतिधारित अर्जुनों जो सामान्य व्यवसाय में ही रहती है, संस्था की संपत्तियों का प्रतिस्थापन एवं विस्तार कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब इसको आगे अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जो लाभांश नीति हम बनाती है, कोई भी कंपनी जो डिविडेंड पॉलिसी बनाती है, तो डिविडेंड पॉलिसी जब बनाई जाती है तो डिविडेंड पॉलिसी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट्स हैं, उस प्रॉफिट में से कितना भाग पे आउट के रूप में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और कितना भाग कंपनी अपने पास रिटेन करके रखते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो लाभांश नीति को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर आता है हमारा कोषों की तरलता। कोषों की तरलता यानी हमारे पास जो कोष है वो कितने, लिक्विडिटी कितनी है हमारे पास। तो लाभांश नीति के लिए कोषों की तरलता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्था की तरलता का अनुमान संस्था के वित्तीय निर्णयों तथा विनियोगों से लगाया जा सकता है। प्रबंधक वित्तीय निर्णय द्वारा कोषों की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं, जबकि विनियोग निर्णयों से संपत्ति में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर संस्था नकद संपत्ति कम है, लाभांश का भुगतान स्कंद लाभांश तथा बोनस अंशों के द्वारा भी किया जा सकता है। बात समझ में आई? अगर कोई भी संस्था के पास लिक्विडिटी की कमी है, तो उस कंडीशन में कोई भी कंपनी अपने लाभांश का जब भुगतान करेगी तो वो नकद में न करके बोनस अंशों या स्कंद लाभांश के रूप में भी अपने डिविडेंड का भुगतान करेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी डिविडेंड पॉलिसी के निर्माण के लिए कोषों की तरलता, संस्था के पास कोषों की तरलता कितनी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु आता है आय में स्थिरता, यानी आपकी आय जो कितनी स्थिर है, स्टेबल कितनी है। तो लाभांश की घोषणा अर्जनों के आधार पर की जाती है, अर्थात लाभांश की घोषणा करते समय वित्तीय प्रबंधकों को यह निश्चित करना चाहिए कि उनकी संस्था द्वारा जो अर्जन कमाई जाती है वह किस सीमा तक स्थिर बनी रहती है, अर्थात संस्था की भविष्य में कितनी अर्जन की संभावनाएं हैं, उसी के आधार पर लाभांश दर का निर्धारण किया जाए। अतः वित्तीय प्रबंधकों को लाभांश की संतुलित दर स्थापित की जानी चाहिए, जिससे संतुलन कोष की स्थापना की जा सके। तीसरा बिंदु पिछली लाभांश दर, यानी पिछले साल आपने कितनी लाभांश दर घोषित की थी, यानी आपने कितना पे आउट रेशो डिक्लेयर किया था। एक स्थापित संस्था को अपनी लाभांश दर का निर्धारण गत वर्ष में घोषित लाभांश दरों के आधार पर करनी चाहिए, एवं नव स्थापित संस्था को अपनी प्रतिस्पर्धी फर्म की तुलना कर लाभांश दर का निर्धारण करना चाहिए। यानी आप ये देख लें कि आपकी लाभांश की दर कितनी है। अगर आपने लाभांश की दर बहुत कम रख ली और आपकी जो प्रतिस्पर्धी फर्म है जो आपको मार्केट में कम्पीट कर रही है, अगर उसकी लाभांश की दर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विनियोग करता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा और वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारे आसपास या हमारी जो कंपटीशन वाली जो कंपनीज हैं या हमारी जो कंपटीशन वाली फर्म्स हैं वो अपना कितना लाभांश घोषित कर रही है। फिर आती है लाभ दर। लाभ दर भी कहीं ना कहीं हमें लाभांश नीति को प्रभावित करेगी। संस्था की आंतरिक लाभदायकता दर के आधार पर प्रतिधारित अर्जनों की उत्पादकता का पता लगाया जा सकता है, अर्थात यदि संस्था का अन्यत्र कहीं विनियोजन करती है तो वैकल्पिक अर्जनों की दर क्या होगी, अतः वैकल्पिक विनियोजन अवसर भी कंपनी की लाभांश दर नीति को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करते हैं। फिर आती है सदस्यों की संख्या, यानी नंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं। यदि किसी संस्था के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कम है तो संस्था के विकास हेतु अपने अर्जित लाभों का अधिकतम भाग को संचित कर सकती है और किया जा सकता है, और मतलब मैक्सिमम नंबर्स नहीं है, नंबर्स कम है और कुछ ही लोग हैं मेंबर्स, तो वो मैक्सिमम पार्ट, अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंदर ही वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अधिक होने पर संख्या के अधिक लाभांश के रूप में दे देना होता है, क्योंकि सभी सदस्य की वैचारिकता एकता प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी अगर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं
और वहां पर अगर आपको डिविडेंड पॉलिसी का निर्णय लेना है तो वहां पर जनरली हमें अपना पे आउट रेशो हाई रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सेम प्लेटफॉर्म पे सोचे, एक जैसी उनकी सोच हो, ये संभव नहीं है। और नो डाउट एक जो विनियोग करता होता है वो यही सोचता है कि जो पैसा मैंने कंपनी में लगाया है तो वो मुझे साल दर साल अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे। तो अच्छे रिटर्न्स के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम किस तरह अपनी पॉलिसी मेकिंग करें डिविडेंड पॉलिसी के लिए। दूसरा पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रकृति। संस्था के व्यवसाय की प्रकृति भी संस्था की लाभांश नीति को प्रभावित करती है। यानी संस्था की व्यवसाय की प्रकृति भी संस्था की लाभांश नीति को प्रभावित करती है। यानी आपके व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, आप व्यवसाय का व्यवसाय कैसा है आपसे, आपकी फर्म का। ऐसी संस्था जो निश्चित एक नियमित आय अर्जित करने वाली होती है वे संस्थाएं नियमित या स्थिर लाभांश नीति को अपनाती है। लेकिन वे संस्था जिनकी आय में अधिक परिवर्तन होते रहते हैं उनको स्थिर लाभांश नीति को नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप एक अलग अलग प्रकार की लाभांश नीतियां होती है, स्थिर भी होती है, परिवर्तनशील भी होती है, जो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये बता रहा है कि अगर आपकी लाभ दर या जो आपकी कमाने की क्षमता है वो अगर स्थिर है तो आपको स्थिर लाभांश नीति के ऊपर जोर देना चाहिए। और अगर आपकी लाभांश नीति स्थिर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको स्थिर लाभांश नीति को फॉलो अप नहीं करना चाहिए। फिर आता है कंपनी की आयु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी का जो पीरियड है, यानी कंपनी का जो, वैसे तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे अपन काम लोग अपन सारी फर्म उस पर काम करती है कि एक बार कोई फर्म स्टार्ट होती है तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जब तक वो हम हैं, जब तक हमारी आगे वाली पीढ़ी है, जब तक हमारा बिजनेस चलेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बट देयर इज नो लाइफ पीरियड इज गिवन। आपको कोई भी पीरियड गिवन नहीं होता कि हम अपने बिजनेस को 10 साल चलाएंगे। तो कंपनी की आयु, स्थापित संस्था जो कि पूर्व में वर्षों में स्थापित हो चुकी है और उन वर्षों में संस्था द्वारा सामान्य लाभ कमाया गया हो, तो इस प्रकार की संस्था नियमित रूप से उचित एवं स्थायी लाभांश नीति को अपनाएगी। एवं संस्था जो कि अभी नव स्थापित हुई है, जिनकी संस्था के प्रारंभिक वर्षों में संस्था के विकास कार्यों हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है, वे अपने द्वारा अर्जित लाभों का अधिकतम भाग अपने पास संचित रखती है। ऐसी कंपनियां स्थिर लाभांश नीति का भुगतान करने में असमर्थ रहती है। फिर नई पूंजी की आवश्यकता। अब अगर कंपनी को नई पूंजी की आवश्यकता है तो कंपनी को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो फंड्स है अपने पास रिटेन रखना चाहिए। ऋण ऋण अनुबंधों में लाभांश पर प्रतिबंध, ये भी ध्यान रखना, ऋण अनुबंधों में लाभांश पर प्रतिबंध। ऋण संबंधी अनुबंध लाभांश नीति में को प्रभावित करते हैं। कई बार ऋणदाता अपने हितों की सुरक्षा एवं के लिए लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि संस्था अगर ज्यादातर लाभांश पे करती रहेगी तो इसमें जो ऋण लिया है, मैंने किसी बैंक से हमने लोन लिया है, तो उस टाइप के जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बैंकों से, तो अगर तो उस पर भी क्या करती है बैंक या जो भी ऋणदाता है वो आपके इस प्रकार की पॉलिसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, जिससे कि कंपनी अपनी सॉल्वेंसी पावर पर को पकड़ के रख सके, यानी कंपनी के पास पे करने की क्षमता बढ़े, सॉल्वेंसी पावर कंपनी की पावरफुल हो। अंशधारियों की प्रत्याशा को भी ध्यान में रखना होगा, ये भी कहीं ना कहीं हमारी डिविडेंड पॉलिसी के फैक्टर्स को अफेक्ट करेगी। अंशधारियों की प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि सभी अंशधारियों को कम से कम इतना लाभांश अवश्य देना चाहिए जो कि उनकी जोखिम को देखते हुए प्राप्त हो। संस्था द्वारा अंशधारियों को आवश्यक लाभांश दर न देने से भविष्य में संस्था को अतिरिक्त वित्त को एकत्रित करने में मुश्किल होगी। फिर आती है लाभांश नीति का निर्धारण कैसे करें। देखो अभी हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 प्रकार की लाभांश नीति, हर कंपनी तीनों में से किसी एक प्रकार की लाभांश नीति बनाती है। जैसे एक कठोर लाभांश नीति है, दूसरा है उदार लाभांश नीति और एक सुस्थिर लाभांश नीति। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होती है, मोस्ट ऑफ द फर्म जो होती है वो सुस्थिर लाभांश नीति को फॉलो करती है। बट फिर भी क्योंकि 2 प्रकार की लाभांश नीति और है, कठोर लाभांश नीति और उदार लाभांश नीति, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः सबसे पहले बात करते हैं कठोर लाभांश नीति के बाद ऊपर। सामान्यतः इस नीति का प्रयोग संस्था के उच्च प्रबंधक संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत अंशधारियों को लाभांश का कम हिस्सा नकद दे दिया जाता है, अधिक हिस्सा पूर्ण संस्था में विनियोजित कर लिया जाता है। यानी जब कठोर लाभांश नीति है वहां पर आपका जो पे आउट रेशो होगा, क्या होगा, आपका जो पे आउट रेशो होगा वो पे आउट रेशो मिनिमम रखा जाएगा। पे आउट रेशो मिनिमम रखा जाएगा, मैक्सिमम रिटेंशन रेशो रखा जाएगा। यानी उसमें आपका जो लाभांश की दर होगी वो बहुत कम होगी, बट जो कंपनी का जो विनियोजन रहेगा या कंपनी में पुनः विनियोजन है या रिटेंशन रेशो है वो ज्यादा होगा। कब, जब कठोर लाभांश नीति किसी फर्म के द्वारा अपनाई जाएगी। इस विधि में संस्था का भुगतान पे आउट रेशो बहुत कम होता है। किसी भी प्रगतिशील संस्था को यदि अपने व्यवसाय का विस्तार करना हो तो उसे लाभों की पुनः विनियोजन नीति को अपनाना चाहिए, लेकिन संस्था को अंशधारियों के हितों को ध्यान में रखकर इस नीति का प्रयोग करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं कि हम इतना कम डिविडेंड पे करें कि उनका अट्रैक्शन या उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वही हमारी संस्था से दूर ना हो जाए। फिर आती है उदार लाभांश नीति। इस नीति के अंतर्गत अंशधारियों को उनके लाभ का अधिकतम हिस्सा लाभांश के रूप में चुका दिया जाता है। यानी जितना भी लाभ कमाओ सारा लाभांश के रूप में
आपको चुका दिया जाएगा, वहां पे रिटेंशन रेशियो जो होगा वो बहुत कम होगा। इस स्थिति में भुगतान अनुपात पे आउट रेशियो लगभग 90% या उससे अधिक होता है, यानी 90% से ज्यादा का अमाउंट हम आपको पे आउट रेशियो के रूप में पे कर देंगे या पे आउट कर देंगे। रिमेनिंग जो 5-10% बचता है वही कंपनी के अंदर वापस पुनः विनियोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस नीति में अंशधारियों को वर्तमान लाभों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस नीति के उपयोग से संस्था की वित्तीय स्थिति में तरलता की कमी हो जाती है। वित्तीय यानी हमारे पास तरलता की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो जितना भी लाभ हमने कमाया वो हमने एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस नीति के उपयोग से संस्था में वित्तीय स्थिति की तरलता की कमी हो जाती है, और यदि व्यवसाय को अधिक विस्तार के कार्यक्रम से लागू करना हो तो आवश्यक पूंजी की मात्रा वित्त के साधनों से पूरी करनी होती है, जो कि जटिल प्रक्रिया। यानी अगर आपने ज्यादातर पैसा क्या कर दिया, पे आउट के रूप में पे कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, तो आपके पास कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की कमी होगी, और उस लिक्विडिटी की कमी के लिए जब आपको किसी भी नए प्रोजेक्ट में जाना है, नया प्रपोजल लाना है, तो उसके लिए पैसे के लिए वापस आपको नए आईपीओ निकालने पड़ेंगे। उसमें आप डिबेंचर, प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर से पैसा लेंगे। दैट इज ये जो प्रोसेस होता है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है कि हमें हमारे द्वारा कमाए गए प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट डिविडेंड के रूप में देना है या नहीं देना है। एक आता है सुस्थिर लाभांश नीति। मोटा मोटा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि सुस्थिर लाभांश नीति का मतलब होता है जहाँ पे पे आउट रेशो और जो रिटेंशन रेशो, उसका रेशो लगभग बराबर होता है, यानी 50% के बराबर होता है। 50% तो हम पे आउट रेशो के रूप में दे देते हैं, और रिमेनिंग 50% जो है वो कंपनी अपने पास रिटेंशन रखती है। इससे क्या होता है, हमारे जो शेयर होल्डर से जो विनियोग करता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, उनमें भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पॉइंट बना रहता है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कंपनी के पास हमेशा 50% प्रॉफिट का 50% आपके पास पुनः विनियोजन के लिए तैयार पड़ा, यानी आपके पास कहीं ना कहीं लिक्विडिटी फंड्स पड़ा, जिसको आप अपने व्यवसाय के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि निष्कर्ष के रूप में ये बात कही गई है कि संस्था द्वारा तीनों प्रकार की लाभांश नीतियों में से सामान्यतः सुस्थिर लाभांश नीति को ही अपनाया जाता है। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि किसी भी संस्था के लिए कठोर लाभांश नीति या उदार लाभांश नीति दोनों ही घातक हो सकती है। तो हमें वो नीति अपनानी होती है जिसमें हमारे जो अंशधारी है और हमारी कंपनी के जो प्रबंधक है दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। यानी अगर प्रबंधकों को भी अपने फंड्स को, अपनी कंपनी को चलाने के लिए लिक्विड फंड्स इजीली अवेलेबल हो जाए, और कहीं ना कहीं हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको भी हम इतना रिटर्न मिनिमम दे कि वो उस रिटर्न को लेकर कंपनी के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे, कंपनी के अंदर पैसा विनियोग करते रहे। फिर बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस इसके क्या लाभ है, क्या दोष है, सुस्थिर लाभांश नीति के क्या लाभ और क्या दोष है। तो इस नीति के दौरान अंशधारकों का विश्वास संस्था के लिए और अधिक हो जाता है, जिससे संस्था की अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था बड़ी आसानी से हो जाती है। सुस्थिर लाभांश नीति में अंशधारकों को समान दर से नियमित लाभांश दर प्राप्त होने पर उनमें संस्था के प्रति संतोष प्राप्त हो जाता है। सुनिश्चित लाभांश नीति संस्था के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि इसके कारण संस्था के समता अंशों का बाजार मूल्य तटस्थ रहते हैं और उनके भारी उच्चावन नहीं हो पाता, यानी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होगी अगर हमने टाइमली एक पर्टिकुलर रेट से डिविडेंड पे किया है तो। फिर आता सुस्थिर नीति संस्था के दीर्घकालीन नियोजन के लिए सहायक सिद्ध होती है। और पांचवा, इस नीति के उपयोग से संस्था की साख में भी वृद्धि होती है। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल 5 पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स है अगर वी आर फॉलोइंग स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब इसके कुछ नुकसान 2-3 बता रखे हैं। इस नीति से संस्था को एक बार अपनाने पर भविष्य में परिवर्तन करना संभव नहीं होता, यानी एक बार अगर आपने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर ली तो कहीं ना कहीं इसको बाद में चेंज करना मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है, संस्था के निरंतर अपर्याप्त लाभों की स्थिति में सुस्थिर लाभांश नीति का प्रयोग करना उचित नहीं है। कि हमें ये नहीं पता कि आज तो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, बट इन फ्यूचर कंपनी का रिटर्न मान लो अच्छा नहीं है, तो कंपनी उस कंडीशन में अपने शेयर होल्डर्स को उचित रिटर्न्स नहीं दे पाती। इस वजह से भी कहीं ना कहीं सुस्थिर लाभांश नीति का सही रोल प्ले नहीं कर पाती सुस्थिर लाभांश नीति। अब आता है लाभांशों के प्रकार क्या है, यानी लाभांश किस रूप में आपको भुगतान किए जाते हैं। सामान्यतः किसी भी संस्था द्वारा लाभांश का भुगतान नकद में ही किया जाता है। यानी अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, आपका जो शेयर है 2 लाख, इसमें 5 लाख लगा, इसमें 10 लाख, जो भी आपका शेयर है, उस शेयर में जितने शेयर आपको अलॉट हुए हैं, जितने शेयर आपको अलॉट हुए हैं, तो उन शेयर पर ईपीएस के माध्यम से पर शेयर जो रेट डिक्लेयर हुई है इनटू आपके जो नंबर ऑफ शेयर है उनको मल्टीपल कर लिया जाएगा। मल्टीपल करने के बाद आपके पास तो इस कंपनी का चेक आएगा आपके घर के ऊपर। वो चेक आप विड्रॉल कर लें, वो चेक को आप डिपॉजिट करा ले, तो वो पैसा आपके बैंक में जमा होगा। तो सामान्यतः किसी भी संस्था द्वारा लाभांश का भुगतान नकद में किया जाता है, लेकिन सामान्य लाभांश वितरण के कई वैकल्पिक रूप भी किए जाते हैं, संस्था के पास उपलब्ध होते हैं। संस्था के विभिन्न रूपों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है।
जैसे आता है नकद लाभांश, नाम से पता चल रहा है कि नकद, यानी हम अपने शेयर होल्डर्स को सारों को नकद लाभांश प्रोवाइड कर दें, जो भी लाभांश देना हम उनको नकद लाभांश दे दें। दूसरा था स्कंद लाभांश। स्कंद लाभांश का मतलब है कंपनी के शेयर्स के रूप में उनको लाभांश। स्कंद का मतलब यहाँ पर, स्कंद का मतलब स्टॉक, स्टॉक किसके, शेयर्स के, यानी हम अपने शेयर होल्डर्स को जो भी उनका डिविडेंड बन रहा है और कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी है, तो उस कंडीशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में अपने शेयर्स या स्कंद दे सकती है। संपत्ति लाभांश, संस्था द्वारा कई बार लाभांश का भुगतान संपत्ति में भी किया जाता है। कई बार संस्था की विभाजन योग्य संपत्तियां जो कि संस्था संचालन के लिए उपयोगी नहीं होती है, वो लाभांश के रूप में अपने अंशधारियों को बांट ली जाती है। या कुछ इस प्रकार की संपत्तियां होती है जिनका विभाजन करना बड़ा आसान होता है, तो कंपनी कई बार अपने लाभांश का भुगतान संपत्ति के रूप में भी कर सकती है। ऋण पत्र लाभांश, संस्था द्वारा अंशधारकों को लाभांश के रूप में ऋण पत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऋण पत्र अल्पकालीन या मध्यकालीन दीर्घकालीन हो सकते हैं। यानी कई बार आपका कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया बट कंपनी के पास नकद की कमी है, तो उस कंडीशन में कंपनी ऋण पत्र भी इशू कर सकती है। वो ऋण पत्र अल्पकालीन भी हो सकता है, मध्यकालीन भी हो सकता है, दीर्घकालीन भी हो सकता है। वस्तुओं के रूप में लाभांश, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपको लाभांश जो है कंपनी का, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बना रही है उसी प्रोडक्ट के रूप में आपको लाभांश दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो लाभांश की बात की, तो लाभांश के भुगतान के आधार माध्यम से की थी, किस रूप में लाभांश का भुगतान किया जाए। अब समय के अनुसार लाभांश कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतरिम और नियमित दो प्रकार के लाभांश होते हैं। अंतरिम लाभांश वो होता है जब कंपनी एंड ऑफ द ईयर नहीं रहकर बीच में अगर कंपनी का अच्छा रिटर्न आता है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ये डिक्लेयर करता है कि आपको इतने इतना लाभांश हो दिया जाएगा, तो वो इंटरिम लाभांश होता है, जो हर साल नहीं मिलता है। वो कंपनी की प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कब कब मिलेगा। दूसरा तो नियमित लाभांश, वो आपको हमेशा मिलेगा। एंड ऑफ द ईयर होते ही आपके लाभांश की गणना की जाएगी, आपका जो लाभांश बनेगा वो आपको चेक के माध्यम से जिस भी प्रोसेस को कंपनी फॉलो करती है वो आपको दे दिया जाएगा। अधिमान लाभांश, अधिमान लाभांश अंशधारियों के लिए अंशों के धारियों को ही दिया जाता है। इस लाभांश के दर पूर्व में ही निश्चित होती है। यह लाभांश समता से पूर्व दिया जाता है। किसी भी वर्ष में प्राप्त लाभ न होने की दशा में उक्त लाभांश को अगले वर्ष भुगतान करना होता है। यह व्यवस्था केवल संचयी अधिमान अंशों के लिए लागू होती है। यानी अधिमान, यानी कंपनी अधिमान शेयर्स के रूप में भी आपको वो इशू कर सकती है, और ये डिपेंड करता है कि उस साल अगर कंपनी का लाभ अच्छा नहीं है तो कंपनी अगले साल भी आपके लाभांश का भुगतान करेगी। कंपनी आपको समतांशों के माध्यम से भी लाभांश का भुगतान करती है। यानी कंपनी कई बार बोनस शेयर इशू कर देती है। कंपनी के पास लिक्विडिटी कमी है, कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया। बोनस शेयर इशू करने का मतलब है कि कंपनी सपोज ये करती है कि जिनके पास 5 शेयर उनको 2 शेयर दे दिया जाएगा। अब किसी व्यक्ति के पास मान लो 100 शेयर है, तो 100 शेयर अपन 5 इंटू 2, तो 100 शेयर अपन 5 यानी 20 इंटू 2 40, तो कंपनी उनको 40 बोनस शेयर इशू कर देगी। तो कंपनी नकद के रूप में नकद के रूप में लाभांश इशू न करके कंपनी उन लाभांश को आपको समतांशों के माध्यम से भी दे देती है। तो ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया, इस टॉपिक में अपन ने केवल ये पढ़ा है कि व्हाट इज अ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर अपन अफेक्ट करते हैं, और डिविडेंड पॉलिसी में कितने प्रकार की डिविडेंड पॉलिसी होती है। तो डिविडेंड पॉलिसी अपन ने पढ़ी ली बेसिकली, एक तो उदारवादी होती है, एक कठोर होती है, और एक सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ के अंदर हम दोनों ही प्रकार की सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो ये कुछ कंटेंट थे लाभांश नीति के। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े, अभी हमने क्वेश्चंस करने के कंसेप्ट डिस्कस नहीं किए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट दैट इज अ बेस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या है और पॉलिसी क्या है, और कौन सी पॉलिसी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, उस पर आज हमने चर्चा की। थैंक यू सो मच।